अणुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आवाज आ रही होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, यानी विलयनों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब विलयन है, ये जैसे विलयन है, इसके अंदर ये पीला वाला पार्ट इसका विलायक का पार्ट है जैसे, और ये वाले पार्ट्स इसके जो हैं ये दिखाए गए हैं, जो रेड कण इसमें दिखाए गए हैं वो विलेय के कण हैं। तो जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो विलेय के जो कण हैं उन पर निर्भर करते हैं। जो कण होंगे इनकी संख्या पर निर्भर करेंगे, और आपको पता है जो संख्या होती है उस संख्या को हम मोल में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसकी संख्या के साथ जो है ये इसका जो है रिलेशन है, ये आप कह सकते हैं। केवल विलेय के साथ, विलायक के साथ भी नहीं, केवल किसके साथ, विलेय के साथ। तो हमें अब जो है विलेय को ध्यान में रखना है, और बाकी जो है ये आप समझ ही गए कि विलयनों के वो गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलेय कैसा है उस पर निर्भर नहीं करते, केवल विलेय के कणों की संख्या पर ये निर्भर करते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रकार क्या क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। अब जो है इनके प्रकारों की यदि हम बात करें तो प्रकार हैं इसके आपके, ये इनके प्रकार हैं, क्या क्या होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। पहला, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक का बढ़ जाना। क्वथनांक का बढ़ जाना, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वथनांक बढ़ जाना। दूसरा है, पहला हम इसको ले लेते हैं, दूसरा है, दूसरा वाला जो है ये हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक घट जाना, हिमांक का घट जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लेते हैं। तीसरा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस के बारे में बायोलॉजी में पढ़े हैं तो प्रासरण दाब को हम कह सकते हैं। और चौथा होता है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब का जो रिलेटिव लोअरिंग है, घटना जिसको कह सकते हैं, घट जाता है वाष्प दाब, वो सारी चीजें इसके अंदर हमको मिलेंगी। तो ये आपका तीसरा नंबर हो गया प्रासरण दाब, और ये हो गया चौथा नंबर। यानी 4 प्रकार इसके यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हमने 1 बाय 1 जो है डिस्कस करना है। इनको हम जो है आगे चल करके पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इसमें क्या क्या है। पहले वाले को हम आज बात करते हैं। पहला हमारे पास है क्वथनांक का उन्नयन। तो हम सबसे पहले क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं। पहला है हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस पे बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्वथनांक क्या चीज है इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वथनांक क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि क्वथनांक क्या है। यानी किसी, हम कह सकते हैं कि किसी जो द्रव है, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर, जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये तो हो गया क्वथनांक। क्वथनांक हो गया ये।
यदि किसी द्रव में या विलायक में, यदि किसी विलायक में, यहां से है देखेंगे पढ़ेंगे इसको, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो द्रव या विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव या विलायक मतलब जो ज्यादा मात्रा में होगा उस तरीके से हम ले रहे हैं। जो द्रव या विलायक का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया थोड़ा सा इसका एक पार्ट हो गया कि भाई इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित इसको करते हैं। आइए देखते हैं आगे इसमें। अब इस ग्राफ में देखते हैं हम आगे। ये जो ग्राफ खींचा गया है यहाँ जो ग्राफ खींचा गया है ये वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब और ताप के बीच में खींचा गया है। ठीक है, ये विलायक है, तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसके बाद ये धीरे धीरे जो है तापमान के साथ बढ़ रहा है। और ये वाला जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है ये वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या है? वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब को यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाली लाइन है जो 1 एटमॉस्फेयर यहाँ दिखाया गया है या 1.03 बार इसको प्रदर्शित किया गया है। ये है, तो ये विलायक का क्वथनांक कौन सा है? इसको हमने नीचे मिला दिया तो ये विलायक का क्वथनांक हो गया यहाँ पे। इसको मैं लिख देता हूँ T1 और इसको मैं लिख देता हूँ T2। इसको मैं लिख देता हूँ T2, है ना। इसको मैंने T1 मान लिया यहाँ पे और इसको मान लिया T2। तो मेरा यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, इसको कहा गया है डेल्टा टी बी। क्वथनांक का उन्नयन यही है, कितना बढ़ा क्वथनांक, कितना बढ़ा। पहले जो विलायक था उसका क्वथनांक आपका ये था, यहाँ पे जितना भी था मान लीजिए, और उसके बाद जैसे ही उसमें आपने कोई यहाँ पर ये इसी विलायक से आपने विलयन बनाया है, इसी विलायक में आपने कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया है, कोई क्या मिलाया है? अवाष्पशील विलेय मिलाया है, तब ये विलयन बना। तो इस विलयन में इस विलेय की वजह से इसका क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। इस चीज को समझना है कि क्वथनांक क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें हमने एक विलेय मिलाया, उस विलेय की वजह से इसका क्वथनांक बढ़ गया। और कितना बढ़ा? क्योंकि क्वथनांक यहाँ पे था तो यहाँ पे चला गया, तो हमने क्या किया? ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो हमारे पास जो डेल्टा टीबी है वो हो जाएगा T2 माइनस T1। एक फॉर्मूला तो हमको ये याद रखना है। तो यहाँ पर मतलब जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टीबी इस चित्र को देख करके हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से हो गया। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला हमारा ये हो गया इस तरीके से। ठीक हो गया, ये इतना तो हम
देख लेंगे। यहां से आप मेरे ख्याल से ग्राफ को समझ गए। ये जो है इसमें विलायक को प्रदर्शित कर रहा है, तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो हमने विलायक का, इसको अगर मैं इधर लूं तो ये विलायक का वाष्प दाब है, और मैं इधर लूं तो ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब जब विलेय मिलाया जाता है किसी विलायक में, तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। इसलिए इसका वाष्प दाब क्या आ गया, नीचे आ गया, इतना घट गया इसका वाष्प दाब, नीचे आ गया। तो फिर ये यहां से बढ़ा, तो इसलिए इसका क्वथनांक जो है बढ़ गया, आगे चला गया। ठीक है, इतना इसको आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आप हम थोड़ा सा इसको आगे ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, ठीक है ना, जो क्वथनांक का उन्नयन है हमारा, यानी डेल्टा टीवी है, वो क्वथनांक का उन्नयन, ये तो हम कह ही दिया है कि डेल्टा टीवी को हम क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो डेल्टा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं इसको कि प्रयोगों के अनुसार, प्रयोगों के अनुसार तनु विलयनों के लिए क्वथनांक का उन्नयन, तनु विलयनों के लिए क्वथनांक का उन्नयन, तनु विलयनों के लिए क्वथनांक का उन्नयन, यानी कौन, डेल्टा टी बी विलयन की, इस पॉइंट को याद रखना है, ध्यान रखना है, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। किसके, विलयन की मोललता के। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित हम करते हैं, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना ये हो गया कि विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, चलिए दूसरे कलर में ले लेते हैं। ठीक हो गया, यानी ये ले लिया हमने। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहां से हम इसको लिख सकते हैं यहां से कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम। एम क्या है, मूललता, एम क्या है, मूललता, मूललता हो गई। इसको हटा भी सकते हैं आप, डेल्टा टी बी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं, कांस्टेंट हमको देना पड़ेगा इसमें, के बी एम। ठीक हो गया। अब मूललता को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं लिखूं कि, यदि मान लीजिए मैं लिखूं कि WB ग्राम विलेय को, WB ग्राम विलेय जिसका अणुभार कह लीजिए या मोलर द्रव्यमान कह लीजिए, जिसका अणुभार क्या हो, कैपिटल M और उसके नीचे B हो, को, है ना, WA ग्राम विलायक में घोलकर विलयन बनाया गया हो, विलायक में घोलकर विलयन बनाया गया हो, विलयन बनाया गया हो, तो जो मोललता है, जो मोललता है यानी स्मॉल m है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, WB अपॉन M B इंटू 1000, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, और WA, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये मोललता का फॉर्मूला होता है। तो अब जो है इस फॉर्मूले को हम यहां पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यहां इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं हम फॉर्मूले को,
यानी कौन से वाले फॉर्मूले, कौन से वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान सकते हैं आप इक्वेशन 1 में। तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा यहां से डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो गया। एम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एम की जगह पर मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये एक फॉर्मूला हमारा यहां से बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे यहां से बन जाता है। ठीक हो गया। अब हम यहां से जो है एमबी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अणुभार है तो एमबी यदि मुझे कैलकुलेट करना होगा तो एमबी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, के बी डब्ल्यू बी बट्टे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा और गुणा हो जाएगा ये ऊपर 1000 जितना है रहेगा ही उतना, और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से डब्ल्यू ए। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब हम इनके बारे में लिखते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। इतना फॉर्मूला आपका ये हो गया भाई इसमें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपके। अब हम इनको लिख लेते हैं कि ये हैं क्या क्या चीजें। यानी इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास डेल्टा टी बी है, इसमें अब इन फॉर्मूलों के अंदर हमारे पास है डेल्टा टी बी, तो इसको तो आप कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ये सारी चीजें बिल्कुल लिखनी होती हैं, उन्नयन बताना होता है। क्वथनांक में उन्नयन हो गया आपके पास, डब्ल्यू बी हो गया आपके पास विलेय का द्रव्यमान, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे, विलेय का द्रव्यमान हो गया। और डब्ल्यू ए हो जाएगा हमारे पास विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। और अब रह गया हमारे पास क्या, केबी। केबी हो गया आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके 2-3 नाम हैं, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक एक नाम इसका ये है केबी का। और एक नाम है इसका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, एक नाम इसका हो गया क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हो गया। और अंग्रेजी में इब्यूलोस्कोपिक, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। तो ये केबी हो गया, और केबी जो है वो विलायक के लिए होता है, और अलग अलग विलायक के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, यानी ये विलायक पर निर्भर करता है, ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन, केबी, केबी जो है विलायक के लिए होता है। ठीक हो गया। अब हम इसमें फॉर्मूले, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, और एक ऊपर जो फॉर्मूला बनाया हमने ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आपके बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ से हो जाते हैं। इसके अलावा भी और फॉर्मूला मैं भी आपको और आगे इसके बताऊंगा। अब हम इसमें बात करें तो हम जो बात हमें करनी है वो बात करनी है अब हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक पे, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक पाने, यहीं से आपका अगला हेडिंग होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक पर मैं बात करूंगा, ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा। मोलल उन्नयन स्थिरांक माने के बी, ठीक हो गया। हम इस पर बात करने जा रहे हैं, के बी पर। के बी है क्या, ठीक है, के बी क्या है कि
इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम कि यदि विलयन की मोललता यदि विलयन की मोललता 1 हो तो क्वथनांक का उन्नयन Kb के बराबर होगा। क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। स्थिरांक के बराबर होगा। इट मीन्स जो डेल्टा टीबी होगा वो आपका बराबर होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं KBM, और M की वैल्यू को मान रहे हैं हम 1, मोललता हो गई 1, तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया हमारे पास KB। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक हमारा क्या हो गया, इस तरीके से। ठीक हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया KBM। तो अब जो है आगे यदि हम बढ़ें तो हम KB का मात्रक लिख सकते हैं। अगला हेडिंग ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो KB का मात्रक क्या होता है, यहां देख लेते हैं KB के मात्रक को। अब जो KB है इसका मात्रक कैसे निकाला जाएगा, तो हम यहां से यदि हम यहां से निकालें इसकी वैल्यू, KB की वैल्यू यदि हम निकालें, है ना, डेल्टा, यहां से मैं इसको फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी बराबर KB, और यहां क्या हो सकता है N/W A कर देते हैं इसको। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन सकता है। ये भी एक फॉर्मूला है। N क्या है, N हमारा मोलों की संख्या है। N क्या है, N का मतलब क्या हो जाएगा, N का मतलब हो जाएगा WB/MB, WB/MB, ये हो जाएगा N का मतलब यहाँ पे। तो हम यहाँ से KB का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से KB का मान क्या हो जाएगा, देखते हैं अभी। यानी इसके नीचे आपने 1 मान लिया, यहाँ इसके नीचे 1 माना, तो ये वैल्यू इधर आ गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, KB बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी गुणा WA बट्टे क्या हो जाएगा, N बट्टे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब मात्रक के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी का मात्रक हो गया केल्विन, ये वो है मतलब टेम्परेचर है, और WA क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है, तो इसको किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, गुणा KG बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे N का मात्रक होता है मोल, इसको मोल बोलते हैं, तो ये मोल हो जाएगा इस तरीके से। तो मात्रक क्या आ गया आपके पास, K आया, किलोग्राम आया, और क्या आ जाएगा, मोल आ गया, और उसका इनवर्स हो गया। मोल का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, मोल का क्या हुआ, इनवर्स हुआ। तो ये हमारा जो है K का क्या आया, मात्रक आया, K का मात्रक आ गया, ये इस इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट का क्या आया, मात्रक आया। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ यहाँ पर सीखा, इन चीजों को सीखा, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये थोड़ा सा। आगे एक पॉइंट और हम लिखते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ कि यह जो सूत्र है, कौन सा वाला सूत्र, जो ऊपर मॉलिक्यूलर मास वाला सूत्र है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितना भी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे विलयनों पर लागू होता है जिनमें अनअपघट्य घुले हों। ठीक है, यह अनअपघट्य
घट्टियों के विलयनों के लिए सही है। ठीक है, विलयनों के लिए सही है। अभी हमने जो भी सूत्र लिखे ये इन्हीं विलयनों के लिए सही हैं, इन्हीं विलयनों के लिए सही हैं। अनअपघट्य क्या होते हैं? जो विलयन में टूटते नहीं है, विलयन में टूटते नहीं है। जैसे अनअपघट्य मैं कह रहा हूं यूरिया, अनअपघट्य क्या है? यूरिया एक अनअपघट्य है। ठीक है, ग्लूकोज एक अनअपघट्य है, लेकिन NaCl अनअपघट्य नहीं है। NaCl तो विद्युत अपघट्य है ना। तो इनके लिए यूरिया और ग्लूकोज जो अपने उसमें टूटते नहीं है उनके लिए सही है, बाकी के लिए ये सही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऐसे करके एक ये हो जाता है। तो इसको जो है आप समझिए और देखिए, मतलब ये आपका, फिर हम अगले इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों को देखिए, इसका नोट्स बना लीजिए आप जो है। ठीक है, और इतना ही करते हैं आज। ये क्वेश्चनांक में उन्नयन, इसको इसी तरीके से पढ़िए और समझिए अपने हिसाब से, इसको जो है समझ लिए। जहां पर समझ में नहीं आएगा तो फिर दोबारा से मुझे इस पर जो है पूछ सकते हैं आप। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके फिर जो न्यूमेरिकल होंगे उनको हम जो है बाद में करेंगे।